हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज हम जिस शेयर का रिव्यू करने वाले हैं वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट दोस्तों, देखा जाए तो इंडियन शेयर मार्केट में सेकंड या थर्ड नंबर पे आने वाली लार्जेस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो दीपक नाइट्राइट के बारे में आज हम जानेंगे, कंपनी की प्रोफाइल चेक करेंगे, शेयर मार्केट में कौन सी प्राइस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी के क्या क्या पैरामीटर है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्शन करती है और भी कई सारी बातें जो कि कंपनी के बारे में है। आज हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दीपक नाइट्राइट इज एन इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि ये इंडिया की में केमिकल मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है। द फाउंडर ऑफ द कंपनी चिमनलाल खेमचंद मेहता, फादर ऑफ दीपक मेहता, यानी कि जिनके नाम पे ये कंपनी है दीपक नाइट्राइट, उनके फादर चिमनलाल खेमचंद मेहता ये इस कंपनी के फाउंडर है और ये एक केमिकल के बहुत बड़े ट्रेडर भी रह चुके हैं। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1970, यानी कि 1970 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट प्लांट वेर कमीशनड एट नड़ेसरी, वडोदरा, गुजरात एंड प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1972, यानी कि इस कंपनी की शुरुआत बड़ौदा गुजरात से हुई और आज भी इनके प्लांट बड़ौदा गुजरात में लगे हुए हैं और 1972 से ही इन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये कंपनी वैसे काफी पुरानी भी है और द कंपनी हेल्ड इट्स आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन 1971, यानी कि 1971 की साल में इस कंपनी का आईपीओ आया था और इस कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था दोस्तों। अब हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ लगी हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की यूनिट देखें तो दहेज गुजरात में एक सिटी है जहाँ पे कंपनी ने पहला प्लांट लगाया था, वहीं पे भी उनका अभी भी प्लांट है। इसके अलावा रोहा एंड तलोजा इन महाराष्ट्र, यानी कि गुजरात के अलावा इनके प्लांट महाराष्ट्र में भी लगे हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना में हैदराबाद में इनके प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे हुए हैं। और कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, तो एग्रीकेमिकल के कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। कलरंट, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है उनमें जो भी बेस मटेरियल यूज होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कलरंट है, यानी कि कलर इंडस्ट्री में जो भी बेस मटेरियल होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बी टू बी है, यानी कि ये जो मेन प्रोडक्ट बनाते हैं उनको एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, यानी कि उनको एक अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो हमें ऐसे खुले बाजार में दीपक नाइट्राइट लिखे हुए प्रोडक्ट जैसे कि हम सोप शैम्पू खरीदते हैं वैसे नहीं दिखेंगे। इसके अलावा रबर प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल बनाती है। प्रोडक्ट जो है वो इनके ऐसी एसीटोन, एग्रोकेमिकल, डिटर्जेंट, डाइस एंड पिगमेंट और फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, रबर और फ्यूल एडिटिव्स है, यानी कि कई सारे सेक्टर्स की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनकी क्लाइंट है और उनको इनके जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई ये दीपक नाइट्राइट करते हैं। अब हम दोस्तों आ जाते हैं कंपनी के स्प्रेड कैसे हुआ और कंपनी ने कैसे कैसे एक्विजिशन किया। तो 1984 में कंपनी एक्वायर सह्याद्री डाइस्टफ एंड केमिकल यूनिट फ्रॉम मफतलाल इंडस्ट्री। मफतलाल इंडस्ट्री से इन्होंने ये सह्याद्री जो डाइस बनाने की केमिकल प्लांट था वो उन्होंने एक्वायर किया था। इसके अलावा कंपनी स्टेब्लिश्ड हाइड्रोजनेशन प्लांट एट तलोजा महाराष्ट्र इन 1995। तो 1995 में इन्होंने महाराष्ट्र में एक एक्विजिशन की थी। इसके अलावा द कंपनी एक्वायर्ड मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ आर्यन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड इन 2003, यानी कि 2003 और 2007 में इन्होंने डीएसडीए डिवीजन ऑफ वसंत केमिकल को भी एक्वायर किया था। इन 2050, यानी कि थोड़े टाइम पहले 5-6 साल पहले, कंपनी प्रमोटेड दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनोल और एसीटोन में भी इस कंपनी ने स्प्रेड किया हुआ है और ये दहेज गुजरात में इन्होंने अपनी जो प्लांट था उसको स्प्रेड आउट किया है। तो कंपनी ने कई सारे एक्विजिशन भी किए हुए हैं। अब दोस्तों हम कंपनी के शेयर पैरामीटर्स पे आ जाते हैं ताकि हमें शेयर मार्केट की उसकी वैल्यू पता चल सके। तो करंट प्राइस देखें तो 1750 रुपए पे करंटली ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी महंगा और ओवर वैल्यूड स्टॉक हमें दिखता है। इसकी फेस वैल्यू करंटली 2 रुपीज है। बुक वैल्यू देखें जो कि कंपनी की ऑडिट बुक में दिखाई जाने वाली होती है उसे हम कंपनी की बुक वैल्यू कहते हैं, जो कि उसके एसेट के हिसाब से निकाली जाती है, वो 172 रुपीज है। और उसके हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू देखें
तो ये करंटली 1750 यानी कि करीब करीब 10 गुना पे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट इनको 10 गुना उसके शेयर प्राइस से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। इसकी मार्केट कैप करीब करीब 24,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड देखे तो 0.31 है, यानी कि ये कंपनी छोटा सा ही सही लेकिन हर एवरी ईयर ये डिविडेंड पिछले 10 सालों से दे रही है। डेट टू इक्विटी देखे तो 0.22 है, यानी कि उनकी इक्विटी के हिसाब से कंपनी का डेप्ट कितना है तो वो 0.22 है, यानी कि एक से कम है और डेप्ट इतना भी ज्यादा नहीं है। अगर हम आरओई देखें, आरओई दोस्तों क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, जो कि कंपनी की नेट इनकम को अगर हम उसकी एवरेज शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करें तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है, जो कि 33.06% है। अगर डेप्थ बढ़ता है तो भी आरओई बढ़ता है, लेकिन यहाँ डेप्थ कम है तो आरओई काफी अच्छा है। प्राइस टू पी रेशियो इसका 30.80 दिखा रहा है, उस हिसाब से स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और ईवी टू एबिटा देखे यानी कि एबिटा देखे तो वो 22.12% दिखाता है। अब ईवी टू एबिटा हम कैसे निकालते हैं, तो कंपनी की जो भी मार्केट कैप प्लस नेट डेप्ट है उसको एबिटा से यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन से डिवाइड करें तो वो 22.12% आता है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखें तो ये 20 के ऊपर का अगर ये ईवी टू एबिटा है तो उसको हम ओवर वैल्यूड ही कहेंगे। आरओसी दोस्तों, जो आरओई होता है उसमें डेप्ट नहीं गिना जाता, लेकिन आरओसी में डेप्ट गिना जाता है तो वो 41.06% दिखा रहा है। तो इस हिसाब से स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड तो है ही, लेकिन करंटली मार्केट में बस चल रहा है और ऐसे ही शेयर चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। और मार्च 2021 के हिसाब से देखें तो प्रमोटर्स करीब करीब 45.69% अनचेंज है। पिछले कई क्वार्टर से कुछ भी ना ही बढ़ी है ना ही घटी है। एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, जो कि करंटली 11.87% है, जो पिछले क्वार्टर में करीब 13% के आसपास थी। डीआईएस की होल्डिंग 11.64% है, जो कि स्लाइटली अप हुई है, यानी 1-2% का इसमें जंप आया है। पब्लिक की होल्डिंग 30 या 31% के आसपास अनचेंज है। इसमें नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड 13 से बढ़ के 16 हो गए, यानी कि 3 नए म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों कंपनी की इनकम के ऊपर। तो हमने सीधा ही एबिट लगा दिया है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले कंपनी ने मार्च 2019, 20 और 21 के आंकड़े देखे तो 351 करोड़ से अब कंपनी की इनकम 1115 करोड़ हो चुकी है। तो बहुत ही बड़ा जंप आया है, लगभग 3 गुना से ज्यादा जंप 3 सालों में आया है। अब इंटरेस्ट देखें तो जो भी कंपनी के ऊपर डेब्ट होता है उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, तो उसमें भी कुछ कमी मार्च 2020 में 114 करोड़ से 74 करोड़ में दिखा रही है। टैक्स तो लगता ही है 30% के हिसाब से। और नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का मार्च 2019 में 173 करोड़ था, मार्च 2020 में 611 करोड़ और मार्च 2021 में ये 775 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों काफी अच्छी कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों हम इसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो कंपनी का शेयर जून 2014 में स्प्लिट हुआ था, यानी कि 10 सेकंड के ये 2 की फेस वैल्यू पे आ गया था, यानी कि कंपनी के शेयर एक शेयर के मुकाबले हमें 5 शेयर मिले थे। इसके अलावा कंपनी ने 1977, 80, 86 और 2014 में बोनस भी काफी अच्छा दिया है और डिविडेंड ये हर साल पे करती है। तो डिविडेंड और बोनस के हिसाब से कंपनी अच्छी ही गिनी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो इसके प्लस पॉइंट देखें तो करंटली इस कंपनी में कोई प्रमोटर प्लेज नहीं है। इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। ये डेब्ट अपना रिड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से इंटरेस्ट कम आया था और नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। कैश फ्लो अच्छा रह रहा है करंटली और इसका आरओई इंप्रूविंग हो रहा है। पिछले 2 साल से ईपीएस की ग्रोथ अच्छी है और उसका सबसे अच्छी बात मेरे को लगी वो है उनके मैनेजमेंट। और इस कंपनी का ट्रेंड एक्विजिशन और प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए मुझे कंपनी का शेयर प्राइस अभी काफी अप जा सकता है ऐसा लगता है। तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। नेगेटिव बात गिनी जाए तो ये कंपनी की इनकम कुछ नॉन कोर बिजनेस से भी बढ़ रही है। कंपनी विद ग्रोइंग कॉस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यानी कि
कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रही है तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ रही है और कंपनी की शेयर वैल्यू ओवर वैल्यूड ही दिखती है थोड़ी और प्राइस हाई है। तो ये कुछ हो गई नेगेटिव बातें। अब हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों इस कंपनी की करंट प्राइस करंटली 1898 को छू के आई थी, 1900 से थोड़ी ही कम रह गई थी और करंटली 1750 पे ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों जब भी डिप्स आए तो आप चाहे तो 1750 से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है, कई बार मैं निकल जाता हूँ लेकिन कई बार मैंने इन्वेस्ट और करंटली ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो करंटली मार्केट काफी पीक पे है, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक कीजिए और छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में इसमें जैसे ही डिप्स मिलता है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो फिर आप बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कीजिए और लंबे 3 से 5 साल का नजरिया रखेंगे तो ये स्टॉक और ये कंपनी काफी अच्छा रिटर्न देने वाली लगती है। दोस्तों बाकी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज रिस्की, तो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन दोस्तों रिस्क आप थोड़ा लेंगे तो ये अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो और आज का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।